राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। आज हम लोग एमबीडी पब्लिकेशन बिहार एसएससी +2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए फटाफट हम लोग दो प्रैक्टिस सेट 2 को एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखिए, हमसे नहीं का बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा बालाकोट। देखिए, बालाकोट, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन महत्वपूर्ण स्थल है। ये जैसे लोथल हो गया और कालीबंगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, जो भी वर्तमान में गुजरात अहमदाबाद के निकट मिलेगा देखने को, एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगन वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट, ये आपको जो कालीबंगन ये राजस्थान में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें उपरोक्त विकल्प में रोम, तो रोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, रोम इटली की राजधानी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रोम। देखिए, रोम जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। अगर हम दूसरे बौद्ध परिषद का बात करें तो फ्रेंड्स ये हुआ था वैशाली में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ? वैशाली। देखिए, द्वितीय बौद्ध जो परिषद है वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सर्वकामनी की अध्यक्षता में आयोजित की हुई थी। इनका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383, ठीक ना फ्रेंड्स, ये 383 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो गए थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, वैशाली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अगर पहले अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो ये हो जाएंगे जॉर्ज यूले, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो थे 1888 में के इलाहाबाद अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और अगर बात करें तो ये 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। तो ये श्वेत कमीशन कहा गया था फ्रेंड साइमन कमीशन को। इसके लिए नारे भी लगे थे, गो साइमन गो बैक। देखिए, होता क्या है कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया था। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, इसी कारण से श्वेत कमीशन कहा गया था। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो फ्रेंड्स इसका क्रेडिट जाता है लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ये बात है 1882 का, तो आप ध्यान रखेंगे 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। और लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो था वो कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसकी संवैधानिक बुनियाद स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 1992 में रखी गई। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बांग्लादेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया और 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया। तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विलियम पेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो देखिए, दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, दास्ता का अंत। बाकी ठगों का दमन, सती का प्रथा और ये सती प्रथा और धर्म में परिवर्तन के कारण, ये सब इनके लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो सदस्य नहीं था इसमें, देखिए जापान, इटली, जर्मनी ये तीनों थे, ये चीन नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। देखिए, अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का, तो ये 1939 से लेके 1945 के तक चली। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। यह युद्ध इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में हेलीकॉप्टर, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात है 1893 का, जिसमें इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की तो पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया। इन्होंने विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व में स्थापित किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, तो किन्हें चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एच.सी. मुखर्जी को। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें संविधान सभा का उप अध्यक्ष चुना गया था और अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष का बात करें तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने की थी, उसी समिति ने संविधान की रचना की। ये एक लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान से प्रभावित है। तो फ्रेंड्स ये प्रभावित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब प्रावधान लिए गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निषेधक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है, तो देखिए धार्मिक अधिकार, हाँ तो पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नहीं किया गया है। बाकी विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना और मुफ्त शिक्षा के अधिकार, ये सब हमारे राज्य के नीति निषेधक तत्व में शामिल है। और आपको कमेंट करके बताना कि फ्रेंड्स जो राज्य के नीति निषेधक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए भारत में मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार हो जाएगा, काम करने का अधिकार ये नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखा गया? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु फ्रेंड्स 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अगर हम लोकसभा के प्रथम अधिवेशन का बात करें तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1992 में, ऑप्शन डी, सॉरी 1952 में। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो डेट हो जाएगा फ्रेंड्स 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। अगर बात करें सबसे अधिक सीट, तो ये कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12-12 सीटें मिली। इस सरकार ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? अगर नगर निगम के अध्यक्ष की बात करें तो ये महापौर, जिनको मेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करना, यह जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है और जिले में स्थित छोटे शहरों से नगर पालिका तथा बड़े शहरों में एक नगर निगम होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे मीरा कुमार। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनका जो कार्यकाल था ये 2009 से 2009 से लेके 2014 तक रहा था फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये कार्यकाल भी आप इनका याद रख सकते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तथा तय की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव एब्सोल्यूट मेजोरिटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 करके, मतलब 21 से घटाकर 18 कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये 61वां संविधान संशोधन था और इसी संविधान संशोधन में ये उम्र जो सीमा थी उसको कम कर दी गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, तो इसकी है पश्चिम से पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर का लगा लेती है तो एक दिन होता है और पृथ्वी जिस धुरी और अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा कहलाती है।
पृथ्वी अपने अक्ष के तल के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ही ओर झुका रहता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो आपको पता होगा ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। और अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी का बात करें तो ये सियोल हो जाएगा। देखिए यह एक एशियाई देश है और प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। यह देश की मुद्रा, यहाँ देश की मुद्रा की अगर बात करें तो ये ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑन इस देश की मुद्रा है। उत्तर कोरिया में एक दलीय शासन पद्धति है। 2019 में किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक था और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, और मुद्रा की बात करें तो तुगरिल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स अगर ये बात करें तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। भारत की मुख्य बिंदु भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या हो जाएगा। सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4, तो ऑप्शन डी जो है इसका नॉर्थ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारतीय हिमायनी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ है तो ये सिक्किम में है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है इसी पर ही, तो आपको पता होगा वो कौन है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो अगर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल का बात करें तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा, नासिक। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं। देखिए अगर कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य की बात किया जाए तो ये राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है फ्रेंड्स, MAT नहीं, MAK, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, MAK, मैक आपको याद रखना होगा, कृष्णा नदी जल विवाद, तो ये इन्हीं से संबंधित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो है, तो फ्रेंड्स वो है पृथ्वी की परिभ्रमण की गति, इससे ये जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का रंग टिटेनिक फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है फ्रेंड्स। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन टम्प और लोहमय नीस और शिष्ट से हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना, ये तकनीक क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स इस तकनीक को बोलते हैं फसल प्रत्यावर्तन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फसल परिक्रमा ना मारे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल प्रत्यावर्तन। इसमें हम लोग फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या है, तो अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो इसमें ऑप्शन में सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सिक्किम में सबसे कम है। और यहाँ पे भी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की थी जिसमें कंचनजंगा का नाम आता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ये नेपाल के पश्चिमी सीमा पर है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो फ्रेंड्स ये एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इनका एक पुस्तक था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, तो ये बुक इनका प्रकाशित हुआ था 1759 में, 1759 में, और ये अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इनका मूलभूत ग्रंथ है वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो फ्रेंड्स ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क, तो फ्रेंड्स ये दुधवा नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने का मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी 33 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाघों और बारहसिंघा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसे बाघ सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया, तो अगर गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकसित बात करें तो फ्रेंड्स ये एवेजेनर हावर्ड थे, इन्होंने विकसित किया था, तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुक्त कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का है और होली के कुछ दिनों के बाद ये फ्रेंड्स इसको बोलते हैं नौचंदी मेला। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला आपको पता है कि 12 वर्षों के बाद लगता है और ये नौचंदी मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की। देखिए अगर जेनेटिक कोड की खोज की बात करें तो ये क्रेडिट जाता है हरगोविंद खुराना का। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। अब अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य की अगर बात करें तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स संक्रमण से लड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्रमण से ये हमारी रक्षा करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहन उत्तक को कहा। देखिए अगर पानी को जो संवहन करते हैं तो उसको जाइलम बोलते हैं और जो फल को करते हैं उनको फ्लोएम बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये जठर रस फ्रेंड्स ये अमाशय। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमाशय के द्वारा होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो अभी इसका बात हुआ था फ्रेंड्स, सेम ही क्वेश्चन है, संक्रमण से लड़ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो ये बना होता है फ्रेंड्स वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 42 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे घेगा की कमी से। तो घेगा की किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स, ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन ग्लूकागोन और सोमाटोस्टाटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाने वाली जो अंतर्ग्रावी ग्रंथि है। ये इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह नामक रोग हो जाता है और मनुष्य शरीर में ग्लूकोज के उपापचय के नियंत्रण इंसुलिन करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें एड्स क्या है, तो एड्स फ्रेंड्स ये आंखों का संक्रमण रोग नहीं है, घातक मृत्यु रोग। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये खतरनाक एक मृत्यु रोग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो अगर एड्स का बात कर ले तो ये जो है एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु संक्रमण के बाद होती है और एचआईवी संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घटने लगती है और एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीलहरित सवाल तो फ्रेंड्स ये स्वपोषी होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लैक्टोज को। ये दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लैक्टोज शर्करा जो है ये अगर बात करें दूध दही पनीर जैसी चीज़ों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं के बारे में पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका बी है फ्रेंड्स वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि, देखिए सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। देखिए अगर कोई पक्षी आकाश में उड़ रही है तो उसमें आपको कैसी ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको देखिए ऑप्शन आते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो ऑप्शन जो इसका डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों देखने का आपको मिल जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में
प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो पौधे जो फ्रेंड्स एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ध्वनि किस में करेगी? ठोस में या इस्पात में, तो ऑप्शन डी जो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्पात। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, तो ये क्यों नहीं हो सकता फ्रेंड्स? बादल छाए हुए दिन पर। हाँ तो ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस दिन बादल छाए रहेंगे उस दिन नहीं प्राप्त हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, आपतन का कोण इसके बीच का कोण, आपतन का कोण इनके बीच का कोण फ्रेंड्स ये सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। एमसीबी आपके घर में लगा होगा, तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव को काट देता है फ्रेंड्स, ये इसी पे काम करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? जो पीला गैस होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सोडियम का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वास्प लाइट जो है ये आयनीकृत सोडियम का उपयोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य रोशनी के लिए किया जाता है। और अगर बात करें नियोन का उपयोग, तो इसका उच्च वोल्टेज संकेतक और स्विचिंग गियर, लाइटनिंग अकेयर्स, ड्राइविंग उपकरण और लेजर बनाने के लिए भी किया जाता है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। रासायनिक उद्योग के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, नायलॉन रंजक और विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग फ्रेंड्स हेबर अमोनिया प्रक्रिया और वसा और तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका यूज हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। और अगर बात करें कि 1846 में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ ग्लिसरॉल का उपचार करके बनाया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोटक के रूप में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका उपयोग रॉकिंग और खनन में किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन का मान होता है, तो न्यूक्लियन का मान होता है फिर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा क्षारता, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्षारता प्रस्तुत करता है। अगला है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन गैस के जो अणु होते हैं उसमें त्रिसहसंयोजी आबंध होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिसहसंयोजी आबंध। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो अगर ऑक्सीजन के लिए प्रक्रम सही का बात करें तो देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या की कमी या विद्युत धनी तत्व का निकलना, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्युत धनी तत्व का निकलना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन तत्व में वृद्धि तथा विद्युत धनी तत्व का निकलना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं रहता है? देखिए आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, टंगस्टन नहीं रहता फ्रेंड्स इसमें, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में आपको टंगस्टन देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 65 नंबर हो गया है, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अगर हम देखें नभिकीय रिएक्टर का बात करें तो इसमें आपको नभिकीय ऊर्जा ही देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, देखिए बिहार राज्य जो है इनकी जो सीमा है कितने राज्यों से घिरी हुई है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, ये 3 राज्य हैं फ्रेंड्स, और ये 3 राज्य आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और एक देश भी है जिससे हमारे बिहार की सीमा लगती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम
क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2040 तक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कदम 2040 के अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। कंपनी के अनुसार बीपीसीएल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने 164 पेटेंट दायर किए, जिसमें 87 पेटेंट कई देशों में दिए गए हैं। 17 प्रौद्योगिकी और उत्पादों का अब तक व्यवसायीकरण किया जा चुका है। अब बीपीसीएल अपने परिचालन में विविधता लाने के लिए अन्य उत्पादों के बीच पेट्रोकेमिकल्स और टिकाऊ विमानन ईंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा जाएगा? तो फ्रेंड्स ये रखा जाएगा वीर सावरकर के नाम पे, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, इन्होंने घोषणा किया है कि मुंबई में जो बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है उनका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा जाएगा। वह मुंबई में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अगर हम बात करें राज्य में अविश्वसनीय वीरता कार्यों के लिए नया पुरस्कार स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो फ्रेंड्स ये देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय। और अगर हम बात करें इसके समय से ही विभाजन होना भी शुरू हो गया था। अगर उधर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य इसी के समय में टूटे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए अगर कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसमें घाट प्रभा हो जाएगी, मंजीरा हो जाएगी, और मंजीरा नहीं फ्रेंड्स, मंजीरा नहीं, घाट प्रभा करेक्ट है, मूसी करेक्ट है, तुंगभद्रा, मंजीरा इसमें नहीं आएगा। देखिए अगर हम बात करें सहायक नदियों में तो कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली, मालप्रभा, घाट प्रभा, येरला, वारना, बिंदी नदी, मूसी नदी, दूधगंगा नदी, ये सब शामिल है कृष्णा नदी के ये सब सहायक नदियों में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये नर्मदा नदी है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशा, तो ये रेयॉन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैनमेड है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन नहीं हो जाएगी? बाजरा, धान, ज्वार, गेहूं रबी फसल है, तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी खरीफ की फसल नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अगर देखिए तत्वबोधनी सभा की बात करें तो ये किया थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम डेट का बात करें तो ये हो जाएगा 6 अक्टूबर 1839 में इन्होंने किया था 6 अक्टूबर, ये डेट आप याद रखेंगे। 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधनी सभा की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इस सभा के उद्देश्य का तो इसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। 1859 में तत्वबोधनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो देखिए ये बंदरगाह का नाम ये है कांडला बंदरगाह, जिनका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर रखा गया, तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांडला। देखिए कांडला फ्रेंड्स ये गुजरात के राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और अगर हम बात करें तो देश के सबसे बड़ा बंदरगाह है, आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब प्रतिवर्ष की स्मृति मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पोखरण 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स ये मंजूरी मिली थी 2007 में, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये समय था 6 अगस्त 2007 का, 2007 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय कृषक नीति में अन्य बातों के साथ साथ फर्म क्षेत्र के विकास की संपूर्ण पहुंच प्रदान कर दी गई है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे
इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौटिल्य जिन्होंने किया था, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौटिल्य का जो अर्थ आता है फ्रेंड्स, ये 15 भागों में है और 180 उपभागों में विभाजित है। इसमें 6000 से लगभग अधिक श्लोक है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो फ्रेंड्स ये लेखक ऑप्शन देख लेते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें तो जॉन मेनार्ड कीनेस। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मेनार्ड कीनेस। चलिए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो फ्रेंड्स ये कौन सा समय था? ये था रॉलेट एक्ट। देखिए महात्मा गांधी पहली बार विरोध के में बोले थे कि एक दिन का हमको अहिंसक विरोध दर्शाना है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिख समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? फ्रेंड्स ये है 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर बात करें भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन थी, ये 1951 में किया गया था, पहली बार 1951 में। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करता है? तो फ्रेंड्स ये है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो है ये सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 साल की आयु पूरी होने वाले कामगारों को 3000 न्यूनतम पेंशन 3000 जो फ्रेंड्स ये न्यूनतम पेंशन जो है ये प्रदान की जाएगी। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड भारत के अगर चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो बीबी गिरी थे, यानी कि बराहगिरी वेंकट गिरी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो एक्सप्लेन पूरा मैथ जो है एक्सप्लेन के साथ आएगा, तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, तभी हम लोग, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स मैथ्स की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोग को जानते ही हैं। तो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग वीडियो इसका ज़रूर बनाएंगे। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें और वीडियो लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसका फटाफट आंसर हम आपको बता देते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11/48। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 49। 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 9 वर्ष। अगर हम बात करें 89 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 240 किलोमीटर। 91 का हो जाएगा बी, 24/16। देखिए 92 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/15। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। 94 देख लीजिए, 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7/8। 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.5/11। 96 का ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स 98 का ऑप्शन नंबर बी, 25%। 99 देख लीजिए, अगर बात करें 99 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स 360। 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50। 102 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 250। 103 देख लीजिए, 103 का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 दिन। 104 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 30। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
106 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 107 का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 729। 108 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बकरी। 109 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। 111 का ऑप्शन नंबर सी 26। सॉरी 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी 26। 111 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 3। 112 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 114 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 219। 115 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 116 का ऑप्शन नंबर सी 34वां। 117 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 118 देख लीजिए। 118 का ऑप्शन नंबर सी। 119 का ऑप्शन नंबर सी। 120 का ऑप्शन नंबर ए। 121 का ऑप्शन नंबर बी चाची मामी बुआ मौसी। 122 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लोमड़ी। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 124 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TSRQ। 125 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 126 देख लीजिए। 126 का बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 12। 127 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 128 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला। 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 130 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डिसमिस। 131 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36। 132 का ऑप्शन नंबर ए। 133 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। 134 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 135 देख लीजिए। 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 का ऑप्शन नंबर बी। 121। 137 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स कंपास। 138 का बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 139 देख लीजिए। 139 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 140 नंबर देख लेते हैं। 140 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कोई उभयचर कोई घोड़े नहीं है। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 112। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 163। 143 देख लीजिए। 143 का बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 145। 145 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 149 हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी तंबाकू कैंसर। 150 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पत्नी। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरह आप बने रहे। हम लोग इसका पूरा सेट कंप्लीट करेंगे। थोड़ा लेट हुआ वीडियो बनाने में, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो शेयर करें, अपने दोस्त लोग को भी बताएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले सेट प्रैक्टिस सेट पेपर 3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।